आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है और जो सवाल आज हम पूछ रहे हैं वो इसलिए बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि कांग्रेस ने अब खुलकर हमला बोलना शुरू कर दिया है। क्या मोदी झूठे सपने दिखाते हैं? क्या मोदी मनमोहन सरकार की नीतियों की नकल कर रहे हैं? क्या 15 अगस्त के भाषण में यूपीए सरकार की बातों को अपना बनाकर देश के सामने पेश कर दिया नरेंद्र मोदी ने? ये वो आरोप हैं जो कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाए हैं, वो भी पिछले 48 घंटों के अंदर अंदर। और ये आरोप ही मोदी सरकार पर अपने आप में सवाल खड़े करते हैं कि क्या मोदी सरकार पर नई बोतल में पुरानी शराब की कहावत लागू होती है? कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। संजय निरुपम जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में नलिन कोहली बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जेडीयू से केसी त्यागी जी हमारे साथ वरिष्ठ नेता जुड़ रहे हैं। तीनों से चर्चा करेंगे इस विषय पर। तीनों जुड़ भी गए हमारे साथ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। मोदी सरकार यूपीए की योजनाएं चला रही है। मोदी की सभा में मुख्यमंत्रियों का अपमान होता है। मोदी लोगों को झूठे सपने दिखाते हैं। एनडीए सरकार पर पूरा दबाव बनाएंगे। सोनिया के ये तीखे बोल सिर्फ एक नमूना है मोदी सरकार पर बढ़ते कांग्रेसी हमले का। अकेले पिछले 2 दिनों में ही मोदी पर कांग्रेस ने कई हमले किए हैं। ताजा मिसाल में सोनिया ने मोदी के 15 अगस्त के भाषण की बातों को ही यूपीए का प्लान बता दिया है। महात्मा गांधी नरेगा के तहत शौचालय बनाने की योजना किसने शुरू की? हमारे काम, हमारी उपलब्धियां एक तरफ रह गए और नकली सपने दिखाने वाले आगे निकल गए। जिस सभा में सोनिया ने मोदी पर ताने कसे, उसी सभा में मणिशंकर अय्यर ने मोदी को समंदर तक पहुंचाने की बात कह दी। उन महिलाओं को जिन्होंने दिखा दिया है कि वो सार्वजनिक काम करने चाहती हैं और कि उनको करने की क्षमता है, ऐसे महिलाओं को आपने कांग्रेस में जोड़ा तो मोदी जी को कल तक वापस जाना पड़ेगा गांधीनगर, और वहां से आगे हम समुद्र तक पहुंचा दें तो बहुत बहुत मुबारक। कांग्रेस के बढ़ते हमले को देखकर बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया और सोनिया और मणिशंकर पर पलटवार कर दिया। सोनिया गांधी जी या कांग्रेस पार्टी को ये समझना चाहिए कि चुनाव खत्म हो चुका, और चुनाव खत्म हो चुका तो उनको डिफीट का डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहिए। अगर हार के हैंगओवर से वो बाहर नहीं निकलेंगे तो इसी तरह के बहके हुए या बेसुरे बयान देंगे। मणिशंकर जी के बयान के वजह से ही कांग्रेस समुद्र में तैर रही है। देश के सबसे लोकप्रिय नेता और प्रधानमंत्री को समुद्र में फेंकने का जो बयान दे रहे हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जवाब देश की जनता उनको देगी। वैसे इससे पहले कांग्रेस हाईकमान ने अपने मुख्यमंत्रियों को निर्देश भी दिए थे कि वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा न करें, क्योंकि प्रधानमंत्री के मंच पर पहुंचे हुड्डा की फूटी हुई थी। अगर यही रवैया रहा तो आगे से किसी भी फंक्शन में, सरकारी फंक्शन में किसी भी मुख्यमंत्री जाने का मुश्किल हो जाएगा। हुड्डा की बात में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी हाँ में हाँ मिलाया था और कहा था कि मेरे साथ भी सोलापुर में यही हुआ था, इसलिए वो नागपुर में पीएम के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। शायद ये पहली बार है जब आजाद भारत में सीएम पीएम की सभाओं में जाने से मना कर रहे हैं। यानी राजनीति की लड़ाई अब देश की लोकतांत्रिक परंपराओं पर हावी होती जा रही है। आज तक ब्यूरो। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय निरुपम जी, बहुत अच्छा है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी आक्रामक तेवर में आ रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि हार के हैंगओवर से आप निकल नहीं पा रहे हैं, इसलिए इस तरह के हमले कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सोच नई है, काम नया है और नई दिशा दे रहे हैं वो देश को। आपका जवाब? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के कामकाज के ऊपर कभी भी कोई भी सवाल उठाया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ही जवाब आता है, ये डिफीट का डिप्रेशन है और हार का हैंगओवर है। माफ करिए, हम हार गए हैं, हमने स्वीकार कर लिया है, और आप जीते हैं। कम से कम जीत के जश्न से बाहर निकलिए। और जो बड़बोलापन आपका चुनाव प्रचार के समय था और जो बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े सपने आपने दिखाए थे, हम इतना ही तो कह रहे कि उन सपनों को साकार करके दिखाइए। मैं नहीं बोल रहा हूं 3 महीने के अंदर आप बुलेट ट्रेन चला दीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूं 3 महीने के अंदर सारे चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन 3 महीने के अंदर कम से कम महंगाई को तो नियंत्रित करिए। 3 महीने के अंदर कम से कम जो हमारा जो विकास का दर है उसको तो कंट्रोल करिए। 3 महीने के अंदर लोगों को राहत तो मिले जीवन में।
दरअसल कोई राहत नहीं मिल रहा है। और ऐसे में 3 महीने का रिपोर्ट कार्ड अगर आप नरेंद्र मोदी जी का देखें तो और कुछ नहीं, कांग्रेस के तैयार किए हुए प्रोजेक्ट का उद्घाटन, उस पर अपना नेम प्लेट लगा करके इस तरीके से लोगों के सामने प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे इन्होंने ही ये रेलवे लाइन बना के दे दिया, इन्होंने ही ये सारे पावर प्रोजेक्ट्स बना के दे दिए। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और उनके तमाम साथियों को अब कांग्रेस की आलोचना को एक बहुत ही रचनात्मक आलोचना के तौर पर स्वीकार करते हुए कामकाज करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए, न कि पलट के सिर्फ ये कह देना कि भाई आप हार गए तो डिप्रेशन में हैं। ठीक है, आलोचना समझ में आती है बात, लेकिन ये मणिशंकर अय्यर साहब क्या कह रहे थे, समुद्र तक पहुंचा दें मोदी को? मणिशंकर अय्यर अक्सर कभी कभी अतिरंजनापूर्ण बात कर देते हैं और उनकी बातों से मैं सहमत हूं, पूरी पार्टी सहमत हो, जरूरी नहीं है। तो मैं सहमत नहीं हूं। राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक मुद्दों पे होनी चाहिए, राजनीतिक विचारधारा के धरातल पे होनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी के कामकाज के ऊपर आलोचना हम करेंगे और रचनात्मक ढंग से करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में दम है, बुद्धिजीविता है, तो उसका तर्क के साथ जवाब दिया करें। बिल्कुल। और समुद्र तक पहुंचाने में कुछ भी कम से कम तर्क नहीं दिखता। ये बहुत अच्छी बात है कि संजय जी आपने ईमानदारी से इसको स्वीकारा। नलिन जी, मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि केसी त्यागी जी भी आ जाए, दोनों अपनी बात कर ले, फिर आप एक साथ जवाब दीजिएगा। केसी त्यागी जी, बहुत कम वक्त बीता है, यही बीजेपी की दलील है और यही उनका बचाव भी है, पक्ष है कि अभी तो बहुत कम वक्त बीता है, आप टाइम दीजिए, हम सोच रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं काम आगे। नहीं, हम कोई जल्दी में नहीं है। हाँ। और ठीक बात है, ये 2 या 3 महीने बहुत कम वक्त होता है सरकार के कामकाज को मापने का। हाँ। इसलिए हमने वक्त दिया है उनको कि वो ठीक काम करें, उनके काम को परखेंगे। लेकिन पिछले 60-65 दिन की जो इनकी राजनीतिक चाल है वो बड़ी खतरनाक है। और खास तौर से भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द के मोर्चे पर तो वो असफल नहीं रहे, बल्कि जो सिचुएशन थी उसको भी और ज्यादा उन्होंने एग्रेवेट किया है। जो सोसाइटी के जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उनको उन्होंने और शार्पन किया है, जिससे आपस का भाईचारा खराब हो। मुझको प्रधानमंत्री के लाल किले के भाषण से काफी उम्मीद थी, चूंकि एक दिन पहले मैंने राष्ट्रपति महोदय का भाषण सुना था जिन्होंने कहा था कि खत्म होती हुई सहिष्णुता देश के लिए बहुत खतरनाक है और इससे भारत का सामाजिक ताना बाना खराब होता है। अच्छा होता कि प्रधानमंत्री एक बार लाल किले से कहते कि नहीं, अब चुनाव में जो कटता थी वो समाप्त हुई है, जैसे उन्होंने लोकसभा के भाषण में कहा था, और सब मिलजुल करके काम करेंगे भारत को महान बनाने के लिए। जो वायदे हमने चुनाव में पूरे किए हैं हम चाहते हैं, जो उन्होंने कहा था कि सहमति से काम चलेंगे। हाँ। लेकिन पूरे तौर पर जो भाईचारा है, जो सांप्रदायिक सौहार्द है, और मैं नलिन जी मुस्लिम तुष्टीकरण की बात यहाँ पे नहीं करूंगा चूंकि चुनाव नहीं है। हाँ। लेकिन उनके संदेश से जो वीएचपी के लोग हैं, दूसरे अनुसांगिक संगठन के लोग हैं जो अंड बंड बयान दे रहे हैं, कम से कम उनको एक मैसेज जाता है कि नहीं, प्रधानमंत्री नीड्स बिजनेस। वो इनके अंतर विरोधों को और तेज करने के पक्ष में नहीं है। ठीक है, क्योंकि समाज का जब ताना बाना टूटेगा हाँ। तो फिर विकास का काम भी रुकेगा। जी। अब नलिन जी से जवाब इस पर ले लेते हैं। नलिन जी, दोनों की बातों का जवाब और उससे जुड़ा हुआ सीधा सवाल कि क्या नरेंद्र मोदी झूठे सपने दिखाते हैं, क्योंकि रोड मैप बनता दिख नहीं रहा पिछले कुछ दिनों से, महीनों से, 2 महीने 2.5 महीने। एक एक करके आते हैं। पहली बात है कि हम शुरू करते हैं केसी त्यागी जी ने जो कहा। मोदी जी के जो बयान है वो सबके सामने है, प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं सब सुन रहे हैं। बाकी अगर वीएचपी या किसी और संगठन की वो बात जानना चाहते हैं तो वो उनके प्रवक्ता से पूछ ले। वीएचपी सरकार में तो है नहीं, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी के हैं और वहां साझी सरकार है एनडीए की। तो जो प्रधानमंत्री कहते हैं वो प्रवक्ता सरकार के नहीं हुए। तो मुझे लगता है कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। और जो वैसे ही इनकी एक अभी बनी है कोलिशन। मैं खत्म कर लूं जय भाई साहब, मैं खत्म कर लेता हूं, फिर आप जरूर कुछ कहिएगा त्यागी जी। रही बात आपका भी साठगांठ हुआ है लालू जी के साथ, तो इसका ये थोड़ी ना अर्थ है कि आप लोग जो सारे हैं चारा घोटाले के ऊपर में आप मानते हैं कि होना चाहिए, इसीलिए आपने साठगांठ उनके साथ बना ली है। तो मुझे लगता है हर संगठन अलग अलग होता है, तो मिक्स मत करिए, नहीं तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। अब आ जाते हैं दूसरी बात, आपने जो कहा कि कोई रोड मैप नहीं दिख रहा। रोड मैप है और काम दिखेगा। भाजपा काम करने में मानती है। जैसे सड़कों का उदाहरण एक बता देता हूं। 30 साल में कांग्रेस की सरकार ने स्वीकारा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा में कि 50% रोड पिछले 30 साल में एनडीए के अटल जी की सरकार ने बनाई।
10 साल में नहीं बनाए उन्होंने। 22 किलोमीटर 20 किलोमीटर के वादे थे, 2 किलोमीटर पे ले आए। तो हम करना पसंद करते, कांग्रेस के पास बोलने के सिवा चारा नहीं है जी। और इसीलिए राहुल गांधी जी का शानदार प्रदर्शन हमने देखा है। अभी पीछे पार्लियामेंट में स्लीव करते हुए बाहर भी आए थे, आप लोग के चैनल ने दिखाया था। हाँ। दूसरा, मणिशंकर अय्यर जी जो है वो भी एक महान व्यक्ति हैं। कभी सोनिया जी या राहुल जी ने उनसे कुछ कहा नहीं है, बल्कि मंच पे ही बुलाया। तो हम तो मानेंगे ये कांग्रेस की सोच है, चाहे वो चाय वाले को लेकर एक बयान लाए या समुद्र में फेंकने का बयान हाँ, है। ठीक है, ये मानसिकता कोई नई मानसिकता नहीं है, क्योंकि ऐसी मानसिकता कांग्रेस की मानसिकता है। हाँ, ठीक है। उनके अगर मणिशंकर अय्यर साहब हैं तो आपके यहाँ भी योगी आदित्यनाथ हैं, आपके यहाँ भी शिवसेना की तरफ से एक के बाद एक बयान आते हैं। चलिए इस पर उलझेंगे नहीं, क्योंकि आज हम चाहते हैं लोगों के सरोकार से उलझने की बात नहीं है। कांग्रेस, मुझे लगता है नहीं, आप गलत भूल रहे हैं। नहीं, एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। वो कहीं से किसी के ना तो दहेज में आए हैं, ना कहीं पर किसी कहने या चाहने से प्रधानमंत्री बने। भारत की जनता ने उनको ये दायित्व दिया है और ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा की देन नहीं है। तो मुझे लगता है ये दायरे समझने पड़ेंगे कांग्रेस। तो कोई सवाल ना पूछे आपसे? मैं नहीं पूछे, मैं तो आपत्तिजनक बयान पे बोल रहा हूं कि समुद्र में फेंक देंगे। मैंने कहा समुद्र में फेंकने की बात जो पूछे, जितना सवाल पूछना चाहे पूछे। हम अपने सवाल पूछेंगे, जनता पे छोड़ देंगे। जी हाँ, जरूर बोले। देखिए, मेरा क्या कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को एक अप्रत्याशित सफलता मिली है और एक व्यापक जनादेश मिला है। और इस जनादेश के अहंकार में पूरी बीजेपी, प्रधानमंत्री सहित इनके तमाम प्रवक्ता, इनके तमाम मंत्री लोग डूब गए। इस अहंकार से बाहर निकलिए। जनतंत्र है, जनतंत्र में आपने प्रचार किया, प्रचार में बहुत सारे ऐसे वादे किए, बहुत सारे ऐसे लोगों को सपने दिखाए। उन सपनों के चक्कर में हमारे अच्छे काम भी लोगों ने इग्नोर किए और आपको वोट दिया। अच्छा किया, आप प्रधानमंत्री बन गए, किसी के दहेज में नहीं आए, हमको मालूम है। लेकिन जब आपने इतने सारे सपने दिखाए हैं, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और मैं इस देश का एक नागरिक हूं, इस नाते में सवाल पूछूंगा कि 3 महीने में आपने क्या किया। और अगर देखा जाए और ये सवाल का जवाब देना लोकतंत्र में अगर जिम्मेदारी है सरकार की, तो वो जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी। नलिन कोहली जी, जो सवाल मैंने ब्रेक के पहले पूछा था, क्या वाकई ऐसा नहीं है कि उन्हीं की सोच को आप नई बॉटल में पेश कर रहे हैं? क्योंकि निर्मल भारत अभियान यूपीए का शुरू किया हुआ था और भी ऐसे तमाम है। पहली बात है, हाँ नहीं, आपका सवाल हुआ है, उस पर जवाब देंगे। पहली बात है, मैंने कभी नहीं कहा कि सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। मैंने मणिशंकर जी के आपत्तिजनक बयान पर अपनी टिप्पणी दोनों में आ रहा है। अब आइए सवाल पे कि कई ऐसी योजनाएं होंगी जो भारत सरकार की लगातार चलती हैं। जैसे गरीबी हटाना इस देश की प्राथमिकता रही है 1947 से, लेकिन कांग्रेस के लगभग जो है 50-60 साल जो शासन में रहे हैं, उसमें गरीबी हटी नहीं। अब किसी सरकार का दायित्व है कोशिश करने का, हो सकता है कि मोदी जी के सरकार में दिख जाए। निर्मल अभियान की बात करें तो शौचालय बनाने की बात है, बनाए नहीं ना 10 साल में। 10 साल बहुत लंबा एक समय होता है। 8 साल का बच्चा वोटर हुआ है इस चुनाव में, जो बीता है और वोट दिया है एक यंग एडल्ट की तरह। तो आप इसके नहीं कह सकते कि हमने ऐसा कहा। कहने को कल खड़े हो जाएं कि राहुल गांधी जी, सोनिया जी। संजय निरुपम जी, किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबूती ये होती है कि सरकार हो लेकिन विपक्ष भी उतना ही मजबूत हो। ये विपक्ष की हालत इसलिए हुई है क्योंकि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान पहले भी आते रहे हैं। मणिशंकर अय्यर, अगर आपको याद हो, तालकटोरा स्टेडियम में शायद आप भी थे, उस वक्त उन्होंने कह दिया कि बाहर में स्टॉल लगा देता हूं, मोदी जी आए चाय बेचें, अब ये समुद्र तक पहुंचा दे। कोई रोकेगा इसे? क्योंकि अगर ऐसे तेवर वहां दिख रहे हैं गुमान के, तो वही तेवर यहां भी हैं, और जबकि इतनी कम सीटें। मणिशंकर अय्यर जी के बयानों के बारे में मैंने अपनी भूमिका रख दी है। इसको ज्यादा मैं कम से कम इसको ज्यादा खींचना नहीं चाहूंगा। आपको खींचना आप खींच सकती हैं। बड़ा प्रश्न जो आपने ब्रेक से पहले रखा था वो ये था कि कैसे यूपीए सरकार की योजनाओं को ही ये नई सरकार लागू कर रही है। और मुख्य तौर पर जैसे शौचालय का विषय हो, आप साफ देख रहे हैं 10 साल पहले हमने योजना शुरू की, गांव-गांव में इसको लागू कर रहे हैं। ठीक है, 10 साल में गांव-गांव में, घर-घर में शौचालय नहीं बन सकते, लेकिन आज मोदी जी के 15 अगस्त के भाषण का मुख्य सार यही निकल के आता है। मतलब मोदी जी के पास कोई अपनी सोच, ओरिजिनल सोच नहीं थी। लेकिन संजय जी, 10 साल में नहीं बन सकता तो कितने सालों में बनेगा? एक मिनट, अरे संजय जी, 10 साल में नहीं बन सकता। 10 साल और लगे, 10 साल में नहीं बन सकता। अंजना जी, 1 मिनट, अब मैं आता हूं
अंजना जी, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। दूसरी बात, पूरा बजट 90% बजट जो है यूपीए सरकार की योजनाओं पर आधारित है। तीसरी बात, बजट सेशन में दो प्रमुख बिल पर चर्चा होती है, एक जजेस की नियुक्ति के संदर्भ में वो हमारा लाया हुआ बिल, और दूसरा इंश्योरेंस सेक्टर को ओपन करने का जो 49% एफडीआई लाने का विषय, वो हम दोनों बिल हमारा लाया हुआ है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो ये कि क्या मोदी झूठे सपने दिखाते हैं। दरअसल ये आरोप सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी ने लगाया है और सोनिया गांधी ने साफ कहा है कि हमारी ही सोच को नई बॉटल में आगे ले जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये उनकी सोच है, उनका आइडिया है। तो कुल मिलाकर बीजेपी को अब देना होगा इस पर जवाब। और इसीलिए नलिन कोहली जी, आपके पास भी मैं आना चाहती हूं, क्योंकि एक और शिकायत है कांग्रेस पार्टी की, जो कि सिर्फ उनकी शिकायत नहीं है, देश की भी शिकायत हो सकती है। जब एक मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री एक मंच साझा करते हैं, तो क्या वहां पर मुख्यमंत्री के खिलाफ जो हूटिंग पिछले बीते दिन हुई है हुड्डा साहब के खिलाफ, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि अब मैं मंच साझा नहीं करूंगा, कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि हमारे मुख्यमंत्री मंच साझा नहीं करेंगे, लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये मानना कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं ऐसा हो, ये भी एक गलत सोच है। मुख्यमंत्री अगर जनता कह रही है, और जहां तक मैंने रिपोर्ट्स पढ़े, मैं यहां था नहीं तो मैंने देखा नहीं है विजुअल्स, भाई प्रधानमंत्री जी ने हाथ भी 2-3 बार उठाया कि शांत रहिए, लेकिन हो सकता है कि वहां की जनता जो है जैसे उब गई हो उनके शासन से। ये भी तो हो सकता है, अगर गुस्सा है तो ये भाजपा कर रही है, इसका तो मानना ही गलत है। हर चीज में कांग्रेस बचाव के लिए मोदी जी का नाम लगातार खींचती गई है और मुझे लगता है खींचते जाएंगे, लेकिन ये मानना कि हम इसे उचित मानते हैं, सवाल ही नहीं। ऐसा नहीं। संजय निरुपम जी, सबसे पहली बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी उन्हीं राज्यों में विकास के कार्यक्रमों का या तो उद्घाटन कर रहे हैं या शिलान्यास कर रहे हैं जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। मतलब प्रधानमंत्री जी का जो विकास का कार्यक्रम, इसके पीछे एक राजनीतिक उद्देश्य है। अब जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, निश्चित तौर पर उन राज्यों में जनता की जो भावनाएं हैं वो एक अलग सरगर्मी होती है उन भावनाओं में। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री अपने तमाम दल बल के साथ वहां पे रहते हैं, तो एक तो कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये उनका प्रधानमंत्री कार्यालय और स्थानीय जो सरकार के लोग होते हैं वो तय करते हैं। ऐसे में अपने लोगों को बुला करके राज्य के मुख्यमंत्री को हूटिंग करानी, मैंने सुना सोलापुर में भी जो हमारे मुख्यमंत्री गए थे उस समय भी कुछ इसी तरह का वातावरण पैदा किया था। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी राजनीति करने के चक्कर में पूरे देश की परंपरा और लोकतांत्रिक प्रोटोकॉल का सत्यानाश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 4 साल तक देश का विकास का काम करूंगा और आखिरी साल राजनीति करूंगा। मुझे लगता है पहले साल से राजनीति शुरू कर दी है नरेंद्र मोदी जी ने। अगर नरेंद्र मोदी जी कहते कि वो राजनीति नहीं कर रहे हैं तो वो जम्मू कश्मीर महीने में 2-2 बार नहीं जाते, वो झारखंड ही नहीं जाते, हरियाणा ही नहीं जाते, महाराष्ट्र ही नहीं जाते। और राज्य में क्या विकास के काम नहीं होने? और राज्य में क्या हमारे जो यूपीए के प्रोजेक्ट और परियोजनाएं पूरी नहीं हुई है? क्या उनका उद्घाटन वो नहीं कर सकते? याद करके उन्हीं राज्यों में जा रहे हैं जहां चुनाव होने हैं। तो मैं इसकी निंदा करता हूं। प्रधानमंत्री जी को इस प्रकार की ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए विकास के। जवाब दीजिए, फिर मैं त्यागी जी के पास जाऊंगी। और मैं इसका सीधा निंदा करता हूं कि आपको शायद आशा होगी, अगर कटरा गए थे, जो कार्यक्रम जो बना था वहां पर ट्रेन का उद्घाटन हुआ, तो क्या वो ट्रेन का उद्घाटन ही ना हो? या आप क्या चाहते हैं कि 10 जनपद से परमिशन लिया जाए कि देश में प्रधानमंत्री अब कहां जाएगा? नहीं भैया, 10 जनपद से परमिशन मत लीजिए। हर चीज जो है प्रधान, मैंने आपको बीच में टोका नहीं संजय जी, मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं, मैंने बीच में आपको टोका नहीं तो मैं डिबेट को आपके सर पे ले जाऊंगा। मेरी आदत है, मैं शांति से सुनता हूं और पूरी बात कहता हूं। अब मैं डिबेट में आपको बोलने नहीं दूंगा। आप देख लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी लगातार बोल सकता हूं, बता सकता हूं कि वाड्रा जी देश को क्या लेकर आए, किस प्रकार की बात है। आप बीच में जितना मर्जी कहिए, राहुल गांधी जी का क्या प्रदर्शन रहा है, उनके बारे में क्या आपके लोगों ने कहा है, केरला में उनके बारे में क्या कहा है, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में वहां के नेता ने क्या कहा है राहुल गांधी जी को लेकर, आरोप लगाएंगे, किसी को भी धमकी देंगे, किसी के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई करेंगे। टेलीविजन पे भी बोलते हैं कि हम आपको बोलने नहीं देंगे। माइंड यू, आई विल नॉट अलाउ हिम टू स्पीक इफ ही इज नॉट गोइंग टू अलाउ मी टू। टेलीविजन पर भी बोलने लगे, बोलने नहीं देंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं? आपको कैसा डिबेट चाहिए? आपको डिबेट चाहिए जो संजय नहीं, आप सत्ता में आए हैं, विनम्र होकर कम से कम बात तो हर कोई रख पाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऑफिशियली कह रहा हूं कि हर डिबेट का एक स्तर होता है। हाँ। मैंने शांति से इनकी बात की, इन्होंने आलोचना की, इनकी मर्जी है, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं अगर ये टोकेंगे तो मैं उस स्तर पर डिबेट को ले जाऊंगा। ये मेरा भाषा है कि हम आपको बोलने नहीं देंगे, पूरी बात सुनूंगा और अपनी बात पूरी आपकी सरकार करूंगा। नहीं, आप नम्रता और आप जो है, जब मैं बोल रहा हूँ आपके पास
क्या शालीनता का पाठ हमें सिखाइए आप, और आप जो है अशालीनता। जवाब तो सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। आप शालीनता दिखाइए भारतीय जनता पार्टी। मैं बिल्कुल ऐसे होने ही नहीं दूंगा, जितना बोलिए आप। और मैं ये कह रहा हूं कि मैं लगातार बोलने की क्षमता रखता हूं। आपको जनता ने आशीर्वाद दिया है और नम्रता मुझे आपकी क्षमता पर बहस नहीं है। हालत हो गई है कोहली साहब, ये आपकी क्षमता पर नहीं, आपकी सरकार की क्षमता पर बहस है। एक सेकंड, एक सेकंड। प्रकार के लोगों को, अरे कोहली साहब, इसको मैं मत बनाइए। एक सेकंड, ये आपकी नहीं, सरकार की क्षमता पर बहस है। एक सेकंड दोनों, प्लीज, आप दोनों से निवेदन है। केसी त्यागी जी, जीतन राम मांझी को भी बीच में कुछ परेशानी हुई थी क्या? ये मुद्दा मैं लौटूंगी सर आपके पास, दोनों की बात सुन ले, फिर आप जवाब ले लीजिएगा। केसी त्यागी जी, क्या जीतन राम मांझी साहब को भी, हालांकि पिछले दिनों जिस तरह की खबरें आ रही हैं, क्या वहां पर भी कोई दिक्कत इस तरह की मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में जो समन्वय होना चाहिए वो उस तरह से है जो एक लोकतंत्र में होना चाहिए? एक तो अंजना जी, हमारी आपसे शिकायत है कि अगर इसी तरह से आप बहस को चलाएंगी तो हमारे लिए बैठना आपके इस मंच पे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 1 घंटे के अंदर अगर हम आधा मिनट बैठने के लिए आए हैं तो हमें और भी कई आवश्यक कार्य हैं। मैं माफी चाहूंगा, ये मेरा प्रोटेस्ट दर्ज करिए। माफ करिए। और अगर दोनों पार्टी को, त्यागी जी क्षमा करिए, बोलिए। और अगर दोनों पार्टी का कराना है तो इनका चुनाव में भी काफी हो चुका, अब भी काफी हो चुका, फिर इन दोनों पार्टी को बुला लिया करिए आप। मैं एक तो क्षमा करिए अपने भाई नलिन जी, मुझे आपसे इस तरह के आचरण की उम्मीद नहीं है। आप बहुत कल्चर्ड, सिविलाइज्ड, माइल्ड, सोफिस्टिकेटेड आदमी हैं और मुझे आपकी बातों में अहंकार दिखाई दे रहा पहली बार। 1958 में जब आप आए थे, हम आपके साथ थे। 2000 में जब आप आए थे, अटल जी थे प्रधानमंत्री, तब कंधमाल में और गोधरा में विवाद हुआ था। उन्होंने इसके लिए अफसोस जाहिर किया था। मैंने आपकी पार्टी पे इल्जाम नहीं लगाया, मैंने कहा जो माहौल बन रहा है वो अच्छा नहीं है। उस पर भी आपने कह दिया कि आप लालू जी के साथ बैठे। आप इसका जवाब ये भी दे सकते थे कि जो हमारी सहयोगी पार्टी है उससे हम असहमत रखते हैं, तो मेरी नज़र में आपकी इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाती। मैं कोई तर्क वितर्क करने के लिए नहीं आता हूँ, मैं अपनी बात रखने, शालीनता से उसका जवाब सुनने के लिए आता हूँ। इसमें आपका नहीं, प्रॉम्प्ट रिप्लाई का मतलब ये नहीं होता नलिन जी कि आप आरोप लगा करके उसका जवाब दें। इसलिए एक तो मेरा आपका रिश्ता इस तरह का नहीं है, और ना मैं ऐसा झगड़ा करने वाला हूँ जिससे आपको असहज महसूस हो। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि समय की सीमा में हमें भी, अंजना जी, हमारे साथ ऐसी जाति मत कीजिए, समझे नहीं। हम 9वीं लोकसभा से हैं, तो उसके हिसाब से इस तरह से आप जो दोनों की बहस को करके हमें बैठा देते हैं तो हमारे भी 10 चाहने वाले, उनको अच्छा नहीं लगता। जहां तक राज्यों की और केंद्र की रिश्तों की बात है, तो हमने कई इससे भी मजबूत सरकारें देखी हैं, और तमाम जिंदगी हम और नलिन जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी पर, खासतौर से इंदिरा जी पर सहिष्णु होने का, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अच्छा बर्ताव ना करने का, उनकी उपेक्षा करने का आरोप लगाते रहे। लेकिन जो पिछले दिनों की जो घटनाएं हैं उसमें जो संघीय ढांचा है उसके लिए गंभीर सवाल पैदा हो गए। इसलिए प्रधानमंत्री के जो पद की गरिमा है वो सभी राज्यों के साथ व्यवहार स्वभाव ठीक करने की होती है। ये कोई आपके नौकर चाकर नहीं है जैसे पिछली सरकार मानती थी। वो भी अपने अपने राज्यों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे हरियाणा के हों, चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे बिहार के हों। तीसरा मेरा अंतिम यह, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि पॉलिसी के मैटर पर, और मैं दोनों के मित्रों से कहना चाहता हूं, चाहे डिसइन्वेस्टमेंट हो, चाहे पीपीपी मॉडल हो, चाहे एफडीआई हो, चाहे डीनेशनलाइजेशन हो, चाहे WTO हो, चाहे बजट प्रपोजल्स हो, चाहे नेग्लेक्ट ऑफ फार्मर रूरल इंडिया हो, और चाहे अर्बनाइजेशन हो, दोनों पार्टियों की इन सवालों पर एक ही राय है। मुझको याद है राज्यसभा में, लोकसभा में कभी भी बीजेपी के मित्रों ने यह नहीं कहा FDI 49, इनकी शिकायत ये है कांग्रेस के मित्रों की, जब हम ला रहे थे आपने क्यों नहीं कोऑपरेट किया। इन्होंने ये नहीं कहा कि ये गलत है, और बीजेपी वाले भी यही कह रहे हैं कि जब हम ला रहे थे, विरोध कर रहे थे, तब आपने क्यों नहीं किया। तो आर्थिक नीतियां दोनों दलों की कमोबेश एक जैसी हैं। लेकिन जो कटता है, जो आरोप प्रत्यारोप है, उसकी एक गरिमा बनाकर रखना चाहिए। मणिशंकर अय्यर जी को कोई भी, तब भी हमने विरोध किया था, मैं कटु आलोचक हूं भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का, लेकिन मैंने कहा था कि ये वक्तव्य ठीक नहीं है। चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री नहीं, उससे भी जो निम्न किसी धंधे में लगा हुआ आदमी उसको प्रधानमंत्री, ये एरोगेंस थी कांग्रेस पार्टी की, और जिसकी इनको कीमत चुकानी पड़ी। विनम्रता के साथ कहना चाहिए। लेकिन नलिन जी,
मैंने 414-18 के भी देखे। इमरजेंसी से जेल से आने के बाद जब आखिरी बात, जब मुरारजी भाई प्रधानमंत्री बने थे, हम सब लोग जेल से आए थे, तब मुरारजी भाई ने कहा लेट अस फॉरगिव एंड फॉरगेट। ऐसी उदारता होती है शासक दलों में, लेकिन इस बार जो आपका स्पष्ट बहुमत है उसमें कई मित्रों की में ये आपके लिए अच्छी नहीं है। आपके जो साथी बैठे हुए हैं हमारे मित्र निरुपम जी, वो इन जनता के फैसलों की एरोगेंस के नतीजे देख चुके हैं। इसलिए मैंने विनम्रता से आप नलिन जी, ये सवाल इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि एक वक्त था जब मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की ये शिकायत रहती थी कि केंद्र उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। इसीलिए उनकी दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है कि जिस मंच पर वो मौजूद हैं, अगर हुड्डा साहब के खिलाफ हूटिंग हो रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार जितने भी लोग वहां पर थे, जानकारी रहती है, कार्यकर्ता हो सकते हैं या फिर उनको उठकर रोका भी जा सकता था। मोदी जी एक पहल कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला। ऐसा होना चाहिए था। अब आपको लगता है? 4 बातें बताऊंगा। जैसे नहीं, मैं 4 बातें बताऊंगा। हाँ। एक एक करके। दिल्ली के चुनाव में शीला दीक्षित जी जनता से कह रही थी राहुल गांधी को सुन लीजिए, किसी की सुनने की इच्छा नहीं थी, जनता चली गई थी। आप लोगों ने भी रिपोर्ट किया। अशोक गहलोत जी जो थे, उन्होंने उनकी रैली में वो बोल रहे थे तो जनता ने उनको बू किया, लिटरली हल्ला किया, सीटियां बजाई और बोले कि नहीं सुनना चाहते। तो जनता, आप जो है जिम्मेदारी डाल दी, जनता क्यों करती है ऐसे या क्यों कर रही है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप ये मान लेना कि देश के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं संघीय ढांचे को लेकर, जो कह रहे टीम इंडिया की बात करनी है, विदेश नीति में भी कुछ इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है, तो आप उन पे इसलिए आरोप कांग्रेस लगा रही है क्योंकि कुछ और कहने को बचा नहीं। संजय जी, त्यागी जी ने जो बात कही, जैसे एक मिनट एक वाक्य और, जैसे त्यागी जी ने कही बात, हम अपनी बात कहते हैं, ये एक डिबेट जो होता है, हम आपस में एक दूसरे को आईने दिखाते हैं, कुछ एक तर्क दूसरे को बताते हैं, अंत में जनता को जो तर्क ठीक लगता है जनता स्वीकारती है, और जिनके तर्क नहीं होती, मेरे भी गलत हो सकते हैं, तो जनता उनको नहीं। संजय जी, उनका ये कहना है कि सच का सामना करने का वक्त है कांग्रेस पार्टी के लिए, और ये कह देना कि हमारे मुख्यमंत्री अब मंच ही साझा नहीं करेंगे, सही नहीं है। नहीं, बिल्कुल सच का सामना करने की ताकत होनी चाहिए और हम में ताकत है, और हमने एक सच का आईना इनको दिखाया और दिखाना चाह रहे हैं कि आपने कहा था सरकार में आने से पहले कि यूपीए के जमाने में यहाँ पर एलओसी के ऊपर नियंत्रण रेखा पे रोज फायरिंग होती है, हमारे जवानों के गर्दन काटे जाते हैं, हमारी सरकार आएगी तो अगर एक गर्दन काटेंगे तो हम 10 गर्दन काट के लाएंगे। पिछले 3 महीने में 57 बार फायरिंग हुई है, पता नहीं कितने नौजवान, कितने जवान हमारे मारे गए हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि ये वो सपनों का हिस्सा है जो नरेंद्र मोदी ने देश के कोने में घूम घूम कर जनता को दिखाया था। स्वाभिमान से जुड़ा हुआ, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सब से खात्मे का। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठे सपने दिखाते हैं? ये सवाल हमने आपसे भी पूछा, क्योंकि हल्ला बोल एक ऐसा मंच है जिसके जरिए आप भी अपनी राय रख सकते हैं। क्या मोदी झूठे सपने दिखाते हैं? इस पर 72% जनता ये कह रही है कि नहीं, मोदी झूठे सपने नहीं दिखाते हैं। 28% ये कहती है कि हाँ, वो झूठे सपने दिखाते हैं। तो हल्ला बोल देखने वाले 72% लोग ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी उन सपनों को पूरा करेंगे और वो उस इंतजार के लिए भी तैयार हैं। हल्ला बोल में इतना ही। इंडिया 360 ब्रेक के बाद आप देखते रहिए।